नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज़ाद गुरुकुल में। और हम आज लेक्चर जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सिलेबस के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एमडीयू का जो एडिशनल सिलेबस है जो वो एनुअली होता है, सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हम 3 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिनमें से फाइनल ईयर का पहला लेक्चर होगा, उसके बाद फिर सेकेंड ईयर का आएगा, फिर फर्स्ट ईयर का आएगा। तो दोस्तों तो देखिएगा, ध्यान से देख लेना, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हो सकता है सिमिलर ना हो या फिर आपके सिलेबस में ना मिले। ऐसा होगा नहीं, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि सिलेबस टोटली मैच करता है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि जो भी मुझे मिला है और मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं एनुअल के, और मेरा एग्ज़ाम्स अच्छे भी गए हैं इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वही सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप देख लेना, क्योंकि देखो एनुअली जो पेपर होता है हमारा एमडीयू से, वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और इसका कोड देख लेना आप, कोड जो है 3011 है कोड। ये फाइनल ईयर का बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थर्ड ईयर का है फाइनल ईयर का, ये आप देख लीजिएगा। और संस्कृत सिलेबस सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट संस्कृत है। इसके वैसे तो 5 इकाई हैं इसकी, लेकिन फ़िलहाल बोर्ड छोटा है, उसकी वजह से 3 इकाई हैं अभी इसी में फ़िलहाल। 2 के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, फ़िलहाल इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, एक क ये संस्कृत में एक क ही बोला जाता है, तो इसलिए तो इसे देख के थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। हालांकि मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, यूनिट 1 है। यूनिट 1 में संस्कृत वाग व्यवहार आता है 10 अंक का। ठीक है, ये 10 अंक आता है। इसकी कुछ छोटे छोटे यूनिट है जो कि 10 यूनिट हैं। ठीक है, जैसे पहला हो गया समय, दूसरा दूरभाष। ये वाक्य व्यवहार का मतलब होता है आप व्यवहार में बातचीत करते हो घर पे, जैसे समय पूछते हैं संस्कृत में, उसके बारे में ये 10 अंक निर्धारित करे गए हैं कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसके बारे में। जैसे कि दूसरे में हो दूरभाष हो गया, और वाणिज्यम जो भी हम कॉमर्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, और वातावरणम जो भी हमारा वातावरण उसके बारे में बात करना। और इसे 5वें नंबर पर है गृह संभाषणम। गृह संभाषणम मतलब गृह अपने घर के बारे में जो भी भाषण का मतलब बातचीत, घर के बारे में बातचीत करना। ठीक है, और 6ठे नंबर पर है अपना पितृ पुत्र चय का मतलब ध्यान रखना, चय का मतलब सभी को पता है, और जो संस्कृत से पढ़ रहे हैं सभी को पता है। जैसे कि इसमें पितृ मतलब पिता और पुत्र के बारे में जो बातचीत होती है उसके बारे में बताया गया है। और 7वें अध्याय में बताया गया माता और पिता के बारे में। ठीक है, 8वें में जैसे जाए तो हम 8वें में बताया गया हमें पुत्रा मतलब जो बेटे हैं उनके बारे में बातचीत चल रही है, उसके बारे में आपने क्या सीखा वो बताना होगा। 9वें में आएगा आपका अतिथि। ठीक है, अतिथि जैसे कि हम बोलते में मेहमान घर पे आता है तो उसके बारे में जो हम आपस में बातचीत करते हैं वो बातचीत के बारे में बताना। ये सभी आपकी बुक्स में मिल जाएंगे आपको। और 10वां है संकीर्ण वाक्यादि। ठीक है, जो बाकी के जो बची वाक्य उनके बारे में आपको बात करनी है। ठीक, ये 10 नंबर का है, 10 अंक इसके निर्धारित करे गए हैं। अब बात करते हैं 1 का, 2 का या फिर यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 है जो 25 अंक की है, सबसे ज़्यादा अंक इसी में ही 25 अंक। ठीक है, और ये संस्कृत का ग्रंथानुशीलनम की है। ठीक है, जिसमें आपके अध्याय आ गए और आपके श्लोक आ गए। ठीक है, और इसके सिर्फ 2 ही पार्ट हैं, 2 ही पार्ट में ये डिवाइड करा गया है। पहले पार्ट में डिवाइड करा श्लोक व सूक्तियों की व्याख्या करनी, कोई भी श्लोक दे दिया उसकी व्याख्या कर दी, सूक्ति दे देंगे उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रसंग के साथ। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं दूसरे अध्याय, जो इसका दूसरा अध्याय जो इसमें दे रखा है यूनिट 2 में, आलोचनात्मक प्रश्न व सार लिखने है उसमें। ठीक है, एक तो आलोचनात्मक प्रश्न आ जाएगा। आलोचनात्मक प्रश्न का मतलब होता है आप उसका पहले बताइए कि उसने, जैसे मान लो किसी भी कवि के बारे में, जैसे कवि कालिदास के बारे में आपको बता दिया कि भाई कालिदास का परिचय दीजिए और आलोचनात्मक उसका वर्णन कीजिए, तो उसमें क्या करना है, आपको पहले उसके बारे में बताना है कि भाई उसने कौन सी कविता लिखी, कौन सा क्या कुछ करा है, और वो कब जन्मे, कहाँ जन्मे, और कैसे पढ़ाई करी, क्या उन्होंने करा, उसके बारे में
आपने दे दिया, ठीक है। ये तो हो गया, इसे हम न्यूट्रल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कि हमारी कोई मत नहीं है, हमने बस जैसा पढ़ा हमने लिख दिया। अब हमारा मत भी आएगा और औरों को भी मत आएगा आलोचनात्मक में। अब उसकी आलोचना करेंगे कि भाई उसने कुछ लाइनें छंद में लिख दी, कुछ दूसरे उसमें चौपाई में लिख दी जो कि अच्छा नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन, या तो आप चौपाई में ही लिख देते या फिर छंद में ही लिख देते, वो करके आलोचना में पहुंच जाता है कि आलोचना करना कि भाई आपने करा ठीक है लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है, कि वो उसकी आलोचना होगी, ठीक है। बात रही शार की, शार कहाँ से लिखेंगे? शार देखो, जो भी श्लोक और सूक्तियाँ हैं ना, ये सारे अध्याय हैं, करीबन 17-18 अध्याय हैं। उसके क्या करना, उनके आपको पढ़ लेना है, क्योंकि हिंदी में ही लिखना है, संस्कृत में नहीं लिखना। तो उसका सार लिख देना, जो भी आपने पढ़ा है वो सारा कुछ सार आपको लिख देना है, यदि सार आता है तो, ठीक है। अब मैंने आपको 1 क 2 भी बता दी, या फिर यूनिट 2 भी बता दी। अब बात करते हैं 1 क 3 की, यूनिट 3 की, ठीक है। यूनिट 3 जो है वो अंक 20 की है, मतलब 20 नंबर का पोर्शन इसने संभाला हुआ है 100 अंक में से, ठीक है, जिसका नाम है संस्कृत साहित्योतिहास, ठीक है। संस्कृत का जो जितना साहित्य का इतिहास है उसके बारे में हमको पढ़ाई करनी है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और अपने एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। इसके कुछ 2 भाग हैं, क और ख। क भाग में जैसे कि संहिता, संहिता में जो भी हमारे, देखो इसमें ज़्यादातर जो भी चीज़ पूछी जाती है वो संहिता में, कि भाई हमारे जो ग्रंथ आए वो कहाँ से आए, कैसे आए, कि कौन कौन सी चीज़ लागू हुई, कौन कौन सी नहीं हुई, वो संहिता में आता है, ठीक है। तो संहिता हो गया अपना 1 नंबर पे। 2 नंबर पर अपना ब्राह्मण। देखो आप सभी को पता है ब्राह्मण का एक ग्रंथ है, उसके बारे में सारा कुछ बताना है। ब्राह्मण आएगा, उसके पास आरण्यक, ठीक है, 3 नंबर पर। और 4 नंबर पर उपनिषद। उपनिषद आप सभी को भी पता होगा कि उपनिषद जो होते हैं वो हमारे वेद हैं, वेदों के फिर उपनिषद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेदों में नहीं है, तो उनको उपनिषद बना के वो वहाँ से उसमें डाली गई है, ठीक है। तो उपनिषद हो गए। उसके बाद फिर आगे 5वें पे वेदांग संहिता। वेदांग संहिता का मतलब है वे जितने भी वेद हैं उनके बारे में, जो भी संहिता का मतलब होता है एक्चुअल में रूल, वेदों का रूल, वेदों की उत्पत्ति का सारा संहिता में आता है। रूल कैसे बने, नियम कैसे बने, तो वो वेदांग संहिता में आता है, ठीक है। तो एक कै भाग पूरा हो जाता है यहाँ पर 5, उनमें सब भागों में बटे हुए हैं, सब सेक्शन बोल सकते हो, ठीक है। और ख जो है, ख भाग में आपके पूरे 13 भाग हैं, उपभाग। ख के 13 उपभाग हैं, ठीक है, जिनमें सबसे पहला है रामायण। आप सभी को जानते हैं, जो हिंदू धर्म से संबंधित रखते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि भाई मुस्लिम नहीं पढ़ते संस्कृत, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिंदी और संस्कृत ज़्यादातर हिंदू ही पढ़ते हैं। जो संस्कृत में रामायण हर कोई जानता है हमारे उसमें, क्योंकि हमारी जो मेन मुख्य है जो वो होते हैं हमारी दृष्टि रामायण और महाभारत पे होती है। महाभारत को भी हर कोई जानता है, महाभारत के बारे में भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद अश्वघोष। अश्वघोष एक पूरा ग्रंथ है, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, वहाँ पढ़ते हैं। फिर ये एक भाष है। भाष के बाद फिर कालिदास। देखो अब यहाँ पर आ गए ना कालिदास। कालिदास ने जो भी कृतियाँ लिखी हैं या फिर जो भी उन्होंने कविता के रूप में जो भी कार्य किया है उसके बारे में यहाँ बताया गया कि उनकी जीवनी कैसी थी, क्या कुछ करा था क्या नहीं करा, वो कालिदास के ऊपर है। फिर उसके बाद बाणभट्ट भी क्या है, हमारे ऋषि रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुबंधु। उसके बाद सुबंधु, ये भी कवि में ही गिने जाएंगे, क्योंकि हम अब फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं तो कवि के ही डिनोट करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दंडी। दंडी एक ऋषि है जिन्होंने महादेव या अपने शंकर भगवान का जो तांडव लिखा था ना, वो दंडी है वो, ठीक है। और उसके बाद फिर नवा यहाँ भवभूति। ये भवभूति है, इसके बारे में मैंने थोड़ा ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन मामूली से पढ़ा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। और भावी ये दोनों एक ही उसके हैं, मिले जुले हैं। देख लेना आप अपने पार्ट, जब आप बुक्स निकालो या फिर अपने नोट्स वोट्स जो भी देखो उसमें देख लेना। और श्रीहर्ष, इसके बारे में हर कोई जानता है, कविताएं बहुत सुनी होंगी। और माघ जो 12वें नंबर पर माघ है। उसके बाद फिर और अंबिका दत्त व्यास। ये अंबिका दत्त व्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। और
इसका करना क्या है, लेखकों देखो देखो ये लेखक बोल रखे, लेखक जैसे कालिदास हो गया, बाणभट्ट हो गया, सुबंधु हो गया, दंडी हो गया, ठीक है, और भवभूति हो गया, ये सब लेखक हैं। लेखक की कृतियों का सामान्य परिचय देना, भाई उन्होंने क्या क्या कृतियाँ करी हैं, क्या क्या काम करा है, कौन कौन से ग्रंथ में किस किस प्रकार से सहयोग करा, कि क्या क्या चीज़ उन्होंने बदलने की कोशिश करी है, क्या गलत करा, क्या सही करा, उसके बारे में बस आपको परिचय देने, नॉर्मल सा, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने आपको ये MDU BA एडिशनल 2023 का संस्कृत एच का मतलब होता है इलेक्टिव। इलेक्टिव देखो मैं ये कहता हूँ, आप सभी जो भी MDU के स्टूडेंट BA में एडमिशन लेते हैं या फिर BA एडिशनल में एडमिशन लेते हैं, तो वो ऐच्छिक ही अपना संस्कृत का रखें, सिंपल संस्कृत ना रखें, क्योंकि ऐच्छिक का दो फायदे हैं। एक, जब आप B.Ed करोगे तब आपको इलेक्टिव मतलब ऐच्छिक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, न कि सिंपल की, क्योंकि ये इलेक्टिव है, इसकी ज़रूरत पड़ती है आप B.Ed करोगे तब। तो ये बेनिफिट है आपके लिए ऐच्छिक लेने का। और बाकी तो आप सबकी खुद का जीवन है, खुद की पढ़ाई है, अपने हिसाब से चलिए, पर अच्छा पढ़िए। तो मैंने आपको अब ये समझा दिया है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, मैंने आपको 3 यूनिट बता दी हैं। इसका BA एडिशनल संस्कृत का एनुअल, ये एनुअल है और 3rd ईयर का है, ठीक है, ये सिलेबस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने उस पर कॉपी पेन पे लिख लीजिए कि भाई ये हमारा सिलेबस है। क्योंकि देखिए, आप वीडियो में ये नहीं कह रहा बार बार वीडियो देखिए या फिर वो करिए, इससे भी कोई वो नहीं है ना, मैं आपको सजेशन करता कि आप बार बार वीडियो देखें। आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी इसको आप या तो अभी कॉपी पेन लेके उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आगे की यूनिट आपको बताता हूँ। आई होप आप लोगों ने ये उतार लिया होगा जो पीछे वाला था। अब बात करेंगे हम 1-4 की या फिर यूनिट 4 की। यूनिट 4 देखो लघु सिद्धांत कौमुदी है, ठीक है, ये है 25 अंक की आती है हमारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी को ही पसंद करते हैं करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर व्याकरण से संबंधित प्रश्न ही होते हैं। देखो जैसे कि इसमें पहले भाग में जो दे रखा क भाग में कारक प्रकरणम के बारे में बताया गया, जो भी कारक है उनके प्रकार कारण उसके बारे में बता रखा है, ठीक है, कि वो आपको पढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। ख भाग की यदि बात करें, ख भाग में आपका स्त्री प्रत्यय प्रकरणम है, ठीक है। और अब बात करते हैं यार, ये दो क और ख भाग हमने सीख लिया कि हमें पता लगे हमारे सिलेबस में ये आ रहा है, लेकिन अब इसमें करना क्या है वो देखिए। देखो जैसे इसमें लिख रखा है अशुद्धि शोधन, इसमें कुछ चीज़ ऐसी दे देंगे आपको कि भाई ये अशुद्ध होंगे कि आपसे बोल देंगे भाई इसको शुद्ध करके हमें दीजिए, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया वाक्य रचना, और दूसरा हमें क्या करना है, वाक्य की रचना करनी इसी में। और तीसरा जो काम करना वो है सूत्रों की व्याख्या। कोई भी सूत्र दे देंगे, 1 या 2 सूत्र दे देंगे, उसके बाद बोल देंगे भाई इसकी व्याख्या कीजिए, कहाँ से आया कैसे आया, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना होगा। अब बात करते हैं अपने 1-5 या फिर यूनिट 5 की। यूनिट 5 जो है हमारी 20 अंक की है। इसमें यह भी 2 भागों में बांटी गई है, क और ख में, जिसमें आपको देखो क भाग में क्या बताया, अलंकार के बारे में बताया गया। अलंकार उन्होंने स्पष्ट कर दिया MDU वालों ने कि भाई ये अलंकार आपको पढ़ने, जैसे कि अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है, और रूपक हो गया, अर्थांतर न्यास हो गया, अतिशयोक्ति हो गया, ठीक है, विभावना हो गया और निषेधोक्ति हो गया, ठीक है। तो ये अपने कुछ अलंकार थे जो उन्होंने पहले ही डिनोट कर दिए कि भाई हम आपको ये अलंकार पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको नहीं पढ़ने। इनके बारे में आपको बोल देंगे कि भाई अनुप्रास अलंकार का 100 उदाहरण व्याख्या करिए या फिर बताइए, ठीक है। अब बात करते हैं ख की। भाग ख में क्या है, सरल विषयों पर सरल संस्कृत में निबंध लिखना है। सरल विषय जैसे कि अपने विद्यालय पे एक निबंध लिखिए, अपनी यूनिवर्सिटी पे एक निबंध लिखिए, अपने भाई के साथ आपके संबंध है उस पर एक निबंध लिखिए। ये एक सरल
ये हो गया अपने सरल विषय हो गए, जैसे कि अब विद्यालय हो गया, खेल हो गए, और अपने देश का हो गया, अपने देश पर एक निबंध लिखिए, हमारा देश कैसा क्या करता क्या नहीं करता, उस पर आपको निबंध लिखना, लेकिन संस्कृत में, हिंदी में नहीं, ये संस्कृत में लिखना है। ठीक है। यदि आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई भी पूछताछ करनी है, ठीक है, किसी भी संबंधित जो मैंने बताया है उससे संबंधित कोई भी पूछताछ करनी है, तो आपको मैं मेल दे रहा हूँ। हो सकता है मैं जवाब ना दूँ, पहले ही कह रहा हूँ कि आप मेल पे भी बता सकते हैं, कि मेल है मेरी, ये ऑफिशियल मेल है आज़ाद गुरुकुल की। ये हो सकता है क्योंकि मैं भी देखो मेरा खुद का भी वर्क होता है, उसकी वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, और जो मेरी टीम है वो थोड़ा सा अभी फिज़िकली वर्क नहीं कर पा रही है। फिज़िकली वर्क हम 2024 में करेंगे, तो फ़िलहाल तो डिजिटल ही चल रहा है। तो जो भी आपकी क्वेरी हो तो आप इस पर मेल कर सकते हो, और व्हाट्सअप नंबर है अभी आज़ाद गुरुकुल का, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर अपने आज़ाद गुरुकुल के जो भी वो डिस्क्रिप्शन होता है ना, एक तो होता है वीडियो का डिस्क्रिप्शन, एक होता है चैनल का डिस्क्रिप्शन। चैनल का डिस्क्रिप्शन में हो सकता है व्हाट्सअप ग्रुप डाल रखा हो, ठीक है, दिनेश सर ने, उनका पूछ लेना, देख लेना आप लोग। और नहीं है तो आप मेल करिए, आपको कि ये परेशानी है क्या आप सॉल्व कर सकते हो, तो हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और आप कमेंट तो कर ही सकते हो, वो तो सभी के लिए ओपन है, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइक करिए, अभी फ़िलहाल सब्सक्राइब करिए, ताकि ये ग्रो हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जानकारी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सके। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो गरीब बच्चे हैं या फिर जिनको थोड़ी सी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, उनकी थोड़ी सी मदद कर देनी, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप अपनी मेहनत करिए और लगे रहिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।